भारत के इतिहास में एक ऐसे प्रधानमंत्री हुए जिनकी सादगी तो मशहूर है, लेकिन जिनकी मौत का रहस्य आज भी कई लोगों को बेचैन करता है। हाँ, बिल्कुल। हम बात कर रहे हैं लाल बहादुर शास्त्री की। हाँ, बिल्कुल। जवाहरलाल नेहरू के बाद भारत के दूसरे प्रधानमंत्री। उनका कार्यकाल बहुत लंबा नहीं था, सिर्फ 1.5 साल के करीब। हाँ, बहुत छोटा कार्यकाल था। लेकिन उन 1.5 सालों में देश ने बड़े अहम मोड़ देखे। युद्ध देखा, खाद्य संकट देखा, और हाँ, नेतृत्व का एक बिल्कुल अलग अंदाज भी। तो आज हम उन्हीं के जीवन और कार्यकाल को थोड़ा गहराई से समझने की कोशिश करेंगे। जी। हमारे पास कई तरह के स्रोत हैं उनके जीवन पर आधारित। कुछ लेख हैं, विकिपीडिया की जानकारी है, उनकी ईमानदारी से जुड़े किस्से तो खैर बहुत है। हाँ, वो तो है। और अनुज धर की किताब योर प्राइम मिनिस्टर इज डेड के कुछ अंश भी हैं। वो किताब खास तौर पर उनकी मृत्यु की जो रहस्यमयी परिस्थितियां हैं उन पर सवाल उठाती है। बिल्कुल। तो हमारा मकसद यही है कि इन स्रोतों से जो भी जानकारी मिलती है उसको जोड़कर एक पूरी तस्वीर बनाई जाए। शास्त्री जी का शुरुआती जीवन कैसा था, उनका संघर्ष, हाँ, उनका राजनीतिक सफर, उसके क्या मायने थे, उनके फैसलों का क्या असर हुआ, और हाँ, सबसे अहम उनकी मौत से जुड़े वो सवाल जो आज तक पूरी तरह सुलझे नहीं है। चलिए तो फिर कहानी की शुरुआत वहीं से करते हैं जहां से हर किसी की होती है, उनके जन्म और बचपन से। जी। 2 अक्टूबर 1904 मुगल सराय, जो अब पंडित दीनदयाल उपाध्याय नगर है, उत्तर प्रदेश में। नाम था लाल बहादुर श्रीवास्तव। हाँ, श्रीवास्तव। लेकिन ये उपनाम ज्यादा दिन उनके साथ नहीं रहा। उनके पिता स्कूल शिक्षक थे, पर जब लाल बहादुर सिर्फ 1.5 साल के थे तभी उनका देहांत हो गया। ओहो, बहुत कम उम्र में। बहुत कम उम्र में। माँ फिर बच्चों को लेके अपने पिता के घर, मतलब शास्त्री जी के नाना के घर चली गईं। बचपन काफी तंगी में गुजरा। पहले नाना, फिर मामा ने देखभाल की। और वो किस्से तो मशहूर हैं कि स्कूल जाने के लिए मीलों पैदल चलते थे, कभी कभी तो नंगे पैर भी। नंगे पैर स्कूल जाना, ये सुनकर ही उस दौर की कठिनाइयों का अंदाजा लग जाता है। बिल्कुल। और इसी पृष्ठभूमि में आपने कहा उन्होंने अपना उपनाम श्रीवास्तव हटा दिया। ये क्यों किया उन्होंने? देखिए, ये उस समय के समाज में जो जाति व्यवस्था थी उसके खिलाफ उनका एक तरह से निजी विरोध था। वो जाति की पहचान से शायद ऊपर उठना चाहते थे। अच्छा। बाद में जब उन्होंने काशी विद्यापीठ से ग्रेजुएशन किया तो उन्हें शास्त्री की उपाधि मिली। शास्त्री मतलब विद्वान, और बस यही उपाधि उनके नाम का हिस्सा बन गई, लाल बहादुर शास्त्री। काशी विद्यापीठ का जिक्र आया तो उनकी पढ़ाई पर भी थोड़ी बात करते हैं। मैंने सुना है कि गांधी जी के आह्वान पर उन्होंने अपनी पढ़ाई बीच में ही छोड़ दी थी। हाँ, बिल्कुल। वो वाराणसी के हरीशचंद्र हाई स्कूल में थे। वहां उनके एक शिक्षक थे, निष्कामेश्वर प्रसाद मिश्र, जिनसे वो काफी प्रभावित भी थे, और उन्होंने शास्त्री जी की थोड़ी मदद भी की थी। लेकिन 1921 में जब वो सिर्फ 16 साल के थे, 10वीं में, गांधी जी ने असहयोग आंदोलन का नारा दिया। हाँ। और शास्त्री जी ने पढ़ाई छोड़ दी, आंदोलन में कूद पड़े, कांग्रेस के वॉलंटियर बन गए, प्रदर्शनों में हिस्सा लिया। अच्छा, 16 साल की उम्र में? जी, सिर्फ 16 साल की उम्र में। गिरफ्तार भी हुए, पर नाबालिग थे तो छूट गए। लेकिन वो जो राष्ट्रवाद की भावना थी वो नहीं छूटी। हाँ। बाद में उन्होंने काशी विद्यापीठ ज्वाइन किया। ये वो यूनिवर्सिटी थी जिसका उद्घाटन ही गांधी जी ने किया था, और जो राष्ट्रवादी शिक्षा का एक बड़ा केंद्र मानी जाती थी। वहीं से 1925 में उन्होंने फर्स्ट क्लास में ग्रेजुएशन किया, दर्शन शास्त्र और नीति शास्त्र में। और यहीं से उनका सार्वजनिक जीवन और सक्रिय हो गया होगा। बिल्कुल। वो लाला लाजपत राय ने जो शुरू की थी सर्वेंट्स ऑफ द पीपल सोसाइटी, यानी लोक सेवक मंडल, उसके आजीवन सदस्य बन गए। इसका मकसद ही देश सेवा था। जी। उन्होंने मुजफ्फरपुर में, जो बिहार में है, वहां दलितों के उत्थान के लिए भी काम किया, और आगे चलकर वो इसी सोसाइटी के अध्यक्ष भी बने। और फिर कांग्रेस में उनकी सक्रियता बढ़ी। स्वतंत्रता संग्राम में तो वो कई बार जेल गए। हाँ, कई बार। नमक सत्याग्रह में, फिर 1940 के व्यक्तिगत सत्याग्रह में, 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में। कुल मिलाकर लगभग 7 साल उन्होंने ब्रिटिश जेलों में बिताए। 7 साल? जी। उनके दृढ़ निश्चय का वो किस्सा भी बहुत मशहूर है, जो शायद आपने भी सुना हो, कि कैसे पैसे न होने पर वो किताबें सिर पर रखकर गंगा तैरकर स्कूल जाते थे। हाँ, मैंने सुना है ये तो कमाल का किस्सा है। ये किस्सा सिर्फ उनके शारीरिक साहस को नहीं दिखाता, बल्कि ये भी दिखाता है कि शिक्षा के प्रति उनका कितना गहरा समर्पण था, और मुश्किलों से वो हार नहीं मानते थे। और यही दृढ़ता, यही जज्बा उनके राजनीतिक जीवन में भी साफ नजर आया। राजनीति की बात करें तो आजादी से पहले भी वो चुने गए थे, है ना, संयुक्त प्रांत की विधानमंडल में। हाँ, 1937 में और फिर 1946 में।
संयुक्त प्रांत मतलब आज का उत्तर प्रदेश। और आजादी के बाद उत्तर प्रदेश में उनकी क्या भूमिका रही? आजादी के बाद वो गोविंद बल्लभ पंत की सरकार में पहले संसदीय सचिव बने, फिर पुलिस और परिवहन मंत्री। परिवहन मंत्री के तौर पर उन्होंने कुछ खास किया था? हाँ, एक चीज जो काफी चर्चित रही, उन्होंने पहली बार महिला कंडक्टरों की नियुक्ति शुरू करवाई। आप सोचिए उस जमाने के लिहाज से ये कितना प्रगतिशील फैसला था। वाकई ये तो बड़ी बात थी। और पुलिस मंत्री के तौर पर? पुलिस मंत्री के तौर पर भी उन्होंने एक अहम बदलाव किया। उन्होंने आदेश दिया कि भीड़ को कंट्रोल करने के लिए लाठीचार्ज के बजाय पानी की बौछार मतलब वाटर जेट्स का इस्तेमाल किया जाए। अच्छा, पानी की बौछारें? हाँ, ये पुलिस के तौर तरीकों में एक तरह से मानवीय पहलू जोड़ने की कोशिश थी। और ये भी नहीं भूलना चाहिए कि 1947 का वो मुश्किल दौर था। सांप्रदायिक दंगे हो रहे थे, शरणार्थी आ रहे थे। उन्होंने इन दंगों को काबू करने और शरणार्थियों के पुनर्वास में भी बड़ी अहम भूमिका निभाई। इसके बाद तो फिर उनका कद राष्ट्रीय राजनीति में बढ़ता ही गया। हाँ बिल्कुल, 1951 में वो AICC मतलब अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी, जो उस समय कांग्रेस की सबसे बड़ी बॉडी थी, उसके महासचिव बने। नेहरू जी के नेतृत्व में जो चुनाव हुए 1952, 1957, 1962, उन सब में कांग्रेस की जीत पक्की करने में पर्दे के पीछे शास्त्री जी की बहुत बड़ी भूमिका थी। उनकी संगठनिक क्षमता कमाल की मानी जाती थी। और फिर वो केंद्र सरकार में मंत्री बने, रेल मंत्री के तौर पर। उनका इस्तीफा तो आज भी याद किया जाता है। वो वाकई एक मिसाल है। 1952 में वो रेल और परिवहन मंत्री बने। 1956 में पहले महबूबनगर में और फिर तमिलनाडु के अरियालूर में 2 बड़ी रेल दुर्घटनाएं हुई, बहुत जाने गईं। हाँ। शास्त्री जी ने इनकी नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा दे दिया। ये उस समय कितना असामान्य रहा होगा? मतलब क्या इसने वाकई कोई मिसाल कायम की? बहुत ज्यादा असामान्य। आज की राजनीति में तो शायद हम इसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। नेहरू जी ने संसद में उनकी तारीफ करते हुए कहा भी था कि वो इस्तीफा इसलिए स्वीकार कर रहे हैं ताकि ये एक मिसाल बने। लेकिन शास्त्री जी की ईमानदारी और निष्ठा पर कोई सवाल ही नहीं है। और शास्त्री जी ने खुद भी संसद में बड़ी विनम्रता से कहा था, शायद मेरे छोटे कद और नरम जबान के कारण लोग सोचते हैं कि मैं बहुत मजबूत नहीं हूं, पर शारीरिक रूप से भले ही मैं बहुत मजबूत न दिखूं, मुझे लगता है कि मैं अंदर से इतना कमजोर नहीं हूं। वाह, ये घटना तो सच में उनकी नैतिक शक्ति का प्रतीक बन गई। बिल्कुल। इसके बाद भी वो सरकार में रहे, वाणिज्य और उद्योग मंत्री, फिर गृह मंत्री बने। गृह मंत्री रहते हुए उन्होंने भ्रष्टाचार से निपटने के लिए क्या कुछ किया? 1961 में जब वो गृह मंत्री बने तो उन्होंने भ्रष्टाचार के मुद्दे पर संथानम समिति का गठन किया। ये बहुत अहम था। संथानम समिति? हाँ, इस समिति का काम था सरकारी तंत्र में भ्रष्टाचार क्यों बढ़ रहा है, इसकी जांच करना और उसे रोकने के उपाय सुझाना। ये दिखाता है कि वो प्रशासन में मतलब गवर्नेंस में स्वच्छता को लेकर कितने गंभीर थे। उनकी ईमानदारी के और भी तो कई किस्से मशहूर है ना? हाँ, जैसे वो शादी में दहेज न लेने वाला किस्सा या पुराना कोट पहनना। हाँ, बहुत सारे किस्से हैं। और ये किस्से सिर्फ उनकी निजी ईमानदारी नहीं दिखाते, ये उस दौर की राजनीति में एक ऊंचा नैतिक मानदंड, एक हाई मॉरल स्टैंडर्ड सेट करने की कोशिश को भी दर्शाते हैं। सही बात है। आज की राजनीति से तुलना करें तो ये और भी महत्वपूर्ण लगता है। वो सच में बहुत सादगी से जीते थे। एक और किस्सा है उनके पैरोल वाला। वो जेल में थे, उनकी बेटी गंभीर रूप से बीमार हो गई, उन्हें 15 दिन की पैरोल मिली जी। लेकिन बेटी का देहांत हो गया और वो तुरंत वापस जेल चले गए। हाँ, उनका तर्क ये था कि पैरोल बेटी की देखभाल के लिए मिली थी। जब बेटी ही नहीं रही तो उनका बाहर रहना ठीक नहीं, उन्हें जेल लौट जाना चाहिए। कमाल है। इसी तरह एक बार उनके बेटे को कोई अनुचित प्रमोशन मिल गया था। उन्होंने पता चलते ही उसे तुरंत रद्द करवा दिया। अच्छा। और निजी काम के लिए तो सरकारी गाड़ी का इस्तेमाल करने का सवाल ही नहीं उठता था, कभी नहीं किया। यहाँ तक कि उन्होंने एक फिएट कार खरीदने के लिए पंजाब नेशनल बैंक से 5,000 रुपए का लोन लिया था। हाँ, और लोन लेते वक्त बैंक अधिकारी से पूछा भी था कि क्या आम आदमी को भी इतनी जल्दी लोन मिल जाता है। ये छोटी छोटी बातें उनके चरित्र की गहराई दिखाती हैं। और दुख की बात है कि जब उनका निधन हुआ तो उनके पास कोई खास जमा पूंजी नहीं थी, सिवाय उसी कार के जिसका लोन उनकी पत्नी ललिता देवी ने बाद में चुकाया। सच में? हाँ, वो सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी के सदस्य थे ना, तो उन्होंने निजी संपत्ति जमा न करने का प्रण भी लिया हुआ था। मई 1964 में नेहरू जी के निधन के बाद देश के सामने एक बड़ा सवाल खड़ा हुआ, अगला प्रधानमंत्री कौन? शास्त्री जी प्रधानमंत्री कैसे बने? देखिए, नेहरू जी के निधन के बाद गुलजारीलाल नंदा कुछ समय के लिए अंतरिम प्रधानमंत्री रहे। हाँ। फिर कांग्रेस पार्टी में नेतृत्व चुनने की प्रक्रिया शुरू हुई। हाँ। उस समय कांग्रेस अध्यक्ष थे के कामराज। उनकी भूमिका बहुत अहम थी। मोरारजी देसाई भी एक मजबूत दावेदार थे। हाँ, लेकिन कामराज और पार्टी के ज्यादातर बड़े नेताओं ने शास्त्री जी के नाम पर सहमति बनाई।
शायद उनकी विनम्र छवि, सबको साथ लेकर चलने की क्षमता और नेहरूवादी समाजवादी विचारधारा उनके पक्ष में गई। प्रधानमंत्री बनने के बाद देश के नाम उनका पहला संदेश क्या था? उन्होंने अपने पहले प्रसारण में देश में एक समाजवादी लोकतंत्र बनाने की बात कही, सबके लिए आज़ादी और तरक्की सुनिश्चित करने का वादा किया और दुनिया के सभी देशों के साथ शांति और दोस्ती बनाए रखने पर जोर दिया। और मंत्रिमंडल में कौन कौन थे? उन्होंने नेहरू के कई मंत्रियों को बनाए रखा, जैसे डी.टी. कृष्णामाचारी, वाई.बी. चौहान, गुलजारी लाल नंदा भी थे। इंदिरा गांधी को उन्होंने सूचना और प्रसारण मंत्री बनाया और सरदार स्वर्ण सिंह को विदेश मंत्री। उनका कार्यकाल चुनौतियों से भरा रहा। एक बड़ी चुनौती तो भाषा का मुद्दा था। हाँ, वो 1965 की बात है। दक्षिण भारत में, खासकर तमिलनाडु, जो तब मद्रास कहलाता था, वहाँ हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने के विरोध में जबरदस्त आंदोलन हुए। हाँ, मैंने पढ़ा है इसके बारे में। स्थिति काफी तनावपूर्ण हो गई थी। शास्त्री जी ने बड़ी सूझबूझ दिखाई। उन्होंने आश्वासन दिया कि जब तक गैर हिंदी भाषी राज्य चाहेंगे, अंग्रेजी सह आधिकारिक भाषा यानी एसोसिएट ऑफिशियल लैंग्वेज बनी रहेगी। उनके इस आश्वासन से माहौल शांत हुआ। ये तो उन्होंने बड़ा संकट टाल दिया। आर्थिक मोर्चे पर उनकी क्या नीतियां थी? क्या उन्होंने नेहरू की नीतियों को ही आगे बढ़ाया? मोटे तौर पर हाँ। उन्होंने नेहरू की जो केंद्रीय योजना वाली समाजवादी आर्थिक नीतियां थी, उनको जारी रखा। लेकिन वो यथार्थवादी भी थे। उनका मानना था कि भारत जैसे देश में पूरी तरह से कंट्रोल्ड इकोनॉमी शायद काम ना करे। उन्होंने 2 क्रांतियों को खास बढ़ावा दिया, श्वेत क्रांति और हरित क्रांति। श्वेत क्रांति यानी दूध उत्पादन, इसमें उनका क्या योगदान था? उन्होंने गुजरात के आणंद में अमूल सहकारी समिति की सफलता देखी थी। वो खुद आणंद गए, किसानों से मिले, एक रात वहीं गांव में बिताई। अच्छा, वो खुद गए थे? हाँ, और इस अनुभव से वो इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने वर्गीस कुरियन को राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड (NDDB) बनाने का काम सौंपा। मकसद था कि अमूल जैसा मॉडल पूरे देश में फैलाया जाए और दूध उत्पादन बढ़े। और हरित क्रांति? उस समय तो देश अनाज की भारी कमी से जूझ रहा था। बिल्कुल, हमें अमेरिका से PL 480 के तहत गेहूं आयात करना पड़ता था। शास्त्री जी ने कृषि उत्पादन बढ़ाने पर जबरदस्त जोर दिया। 1965 में उन्होंने हरित क्रांति को बढ़ावा दिया। इसमें क्या हुआ था? इसके तहत ज्यादा उपज देने वाले गेहूं के बीज, हाई यील्डिंग वैरायटीज, अपनाए गए। इसका नतीजा ये हुआ कि पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश जैसे इलाकों में अनाज, खासकर गेहूं का उत्पादन तेजी से बढ़ा। उसी खाद्य संकट के दौर में उन्होंने देशवासियों से वो अपील भी की थी, एक दिन का उपवास रखने की, शास्त्री व्रत, है ना? हाँ, बिल्कुल। उन्होंने देश से अपील की कि हफ्ते में एक शाम का खाना छोड़ें ताकि अनाज बचाया जा सके। और सिर्फ अपील नहीं की, उन्होंने खुद अपने सरकारी आवास 10 जनपद के लॉन में गेहूं उगाकर एक मिसाल पेश की। अरे वाह! इसी दौर में भारतीय खाद्य निगम FCI की स्थापना भी हुई 1964 के एक्ट के तहत, ताकि अनाज की खरीद, भंडारण और वितरण की व्यवस्था सुधरे। और यहीं से निकला वो नारा जिसने पूरे देश को एक कर दिया, जय जवान जय किसान। बिल्कुल सही। 1965 के भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान दिल्ली की एक बड़ी रामलीला मैदान की रैली में उन्होंने ये नारा दिया था। ये सिर्फ एक नारा नहीं था, ये देश की 2 सबसे बड़ी ताकतों, सीमा पर लड़ने वाले हमारे सैनिक और खेत में पसीना बहाने वाले हमारे किसान, उनको सम्मान देने और उनका मनोबल बढ़ाने का प्रतीक बन गया। और ये नारा तो आज भी उतना ही प्रासंगिक है। सही कहा। विदेश नीति की बात करें तो क्या उन्होंने नेहरू की गुट निरपेक्षता की नीति जारी रखी? हाँ, मोटे तौर पर उन्होंने गुट निरपेक्षता की नीति, मतलब नॉन अलाइनमेंट, जारी रखी। किसी भी सैन्य गुट में शामिल न होने का सिद्धांत। लेकिन सोवियत संघ के साथ भारत के रिश्ते उनके समय में और मजबूत हुए। साथ ही 1962 के चीन युद्ध और चीन पाकिस्तान के बढ़ते सैन्य गठजोड़ को देखते हुए उन्होंने रक्षा बजट बढ़ाने पर भी जोर दिया। ये जरूरी भी था। और पड़ोसियों के साथ संबंध कैसे रहे उनके समय में? उन्होंने श्रीलंका के साथ सिरिमा शास्त्री समझौते पर हस्ताक्षर किए। ये एक अहम समझौता था जिसका मकसद श्रीलंका में रह रहे भारतीय मूल के तमिलों की नागरिकता के जटिल मुद्दे को सुलझाना था। अच्छा। 1965 में उन्होंने बर्मा, जो अब म्यांमार है, उसका दौरा किया और वहां के सैन्य शासक जनरल ने विन के साथ अच्छे सौहार्दपूर्ण संबंध स्थापित किए। और फिर आया 1965 का भारत पाकिस्तान युद्ध। ये शायद उनके प्रधानमंत्रित्व काल की सबसे बड़ी परीक्षा थी। निश्चित रूप से। इसकी शुरुआत तो कच्छ के रण में कुछ झड़पों से हुई थी, लेकिन अगस्त 1965 में पाकिस्तान ने कश्मीर में बड़े पैमाने पर घुसपैठ शुरू कर दी
उनका ऑपरेशन था ऑपरेशन जिब्राल्टर। पाकिस्तान को शायद उम्मीद थी कि कश्मीरी लोग भारत के खिलाफ बगावत कर देंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। तो शास्त्री जी का रवैया क्या रहा इस पर? उनका नेतृत्व इस दौरान बेहद दृढ़ और निर्णायक रहा। जब पाकिस्तान ने अंतर्राष्ट्रीय सीमा पार करके जम्मू के छम सेक्टर पर हमला किया तो शास्त्री जी ने भारतीय सेना को खुली छूट दी। उन्होंने कहा कि आप पंजाब से अंतर्राष्ट्रीय सीमा पार करके जवाबी हमला करें। अच्छा, ये तो बड़ा कदम था। बहुत बड़ा कदम था। भारतीय सेना लाहौर के करीब तक पहुंच गई थी। उधर कश्मीर में भी हमारी सेना ने महत्वपूर्ण हाजी पीर दर्रे पर कब्जा कर लिया। फिर युद्ध कैसे रुका? ये लड़ाई करीब 22 दिनों तक चली। दोनों तरफ काफी नुकसान हुआ। आखिरकार संयुक्त राष्ट्र की पहल पर 23 सितंबर 1965 को युद्ध विराम लागू हुआ, सीज फायर। और इसी युद्ध के बाद वो ताशकंद समझौता हुआ था। हाँ, युद्ध को औपचारिक रूप से खत्म करने और आगे शांति स्थापित करने के लिए सोवियत यूनियन ने मध्यस्थता की। उस समय उनके प्रधानमंत्री थे अलेक्जी कोसिगिन। हाँ। उज़्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद में भारत और पाकिस्तान के बीच बातचीत हुई। 10 जनवरी 1966 को शास्त्री जी और पाकिस्तान के राष्ट्रपति अयूब खान ने ताशकंद समझौते पर दस्तखत किए। इस समझौते में क्या था? मुख्य बात यह थी कि दोनों देश युद्ध से पहले की स्थिति पर लौट जाएंगे। मतलब जो भी जमीन एक दूसरे की जीती थी वो वापस कर देंगे। भारत को हाजी पीर दर्रा भी छोड़ना पड़ा। लेकिन ये समझौता इतिहास में एक और बहुत दुखद वजह से दर्ज हो गया। हाँ, और वो वजह बेहद दुखद है। समझौते पर दस्तखत करने के महज कुछ घंटों बाद ही उसी रात 11 जनवरी 1966 को ताशकंद में ही शास्त्री जी का अचानक निधन हो गया। और आधिकारिक तौर पर कारण बताया गया दिल का दौरा, हार्ट अटैक। जी, आधिकारिक कारण यही बताया गया। और यहीं से वो विवाद शुरू होता है जो आज तक इतने साल बाद भी खत्म नहीं हुआ है। उनके परिवार ने तो कभी इस दिल के दौरे वाली बात को माना ही नहीं। बिल्कुल नहीं माना। उनकी पत्नी श्रीमती ललिता शास्त्री, उनके बेटे, परिवार के कई सदस्य और बहुत से आम लोगों को भी हमेशा ये शक रहा कि उनकी मौत स्वाभाविक नहीं थी। क्या शक था? मतलब क्या आरोप थे? शक ये था कि इसके पीछे कोई साजिश थी। शायद उन्हें जहर दिया गया था। ये आरोप लगते रहे। वो किताब जिसका हमने शुरू में जिक्र किया था, अनुज धर की योर प्राइम मिनिस्टर इज डेड, वो इन्हीं सवालों की पड़ताल करती है ना? हाँ, वो किताब इसी रहस्य को कुरेदती है। किताब में क्या मुख्य बातें उठाई गई हैं? मतलब शक की बुनियाद क्या है? किताब कई परेशान करने वाले बिंदु सामने रखती है। पहला तो है चश्मदीदों के बयान, खासकर ललिता शास्त्री जी का। उन्होंने कहा था कि जब उन्होंने शव देखा तो वो नीला पड़ गया था और सूजा हुआ था। नीला? हाँ, नीला। और उस पे कुछ अजीब कट के निशान भी थे। उनके चेहरे पर अजीब तरह से चंदन का लेप लगा दिया गया था जो सामान्य नहीं था। ये तो सच में अजीब बात है। और दूसरा, मेडिकल रिपोर्ट में कथित गड़बड़ी का जिक्र है। कहा जाता है कि जो रूसी डॉक्टरों की रिपोर्ट थी उसमें कैल्शियम क्लोराइड इंजेक्शन का जिक्र था, लेकिन जो अंग्रेजी अनुवाद आया उसमें पोटेशियम क्लोराइड लिखा गया। अब ये सिर्फ अनुवाद की गलती थी या कुछ और, ये सवाल उठता है। कैल्शियम क्लोराइड और पोटेशियम क्लोराइड तो अलग अलग चीजें हैं। बिल्कुल अलग। और फिर सबसे बड़ा सवाल, पोस्टमार्टम क्यों नहीं हुआ? हाँ, ये तो सबसे बड़ा सवाल है। भारत के प्रधानमंत्री का विदेश में निधन होता है और उनका पोस्टमार्टम नहीं कराया जाता। यही बात किताब ये भी बताती है कि बाद में जब आरटीआई के जरिए, मतलब सूचना के अधिकार के तहत, पीएमओ से इस बारे में जानकारी मांगी गई तो या तो जानकारी देने से मना कर दिया गया या उसे क्लासिफाइड बताकर रोक दिया गया। अच्छा, इससे तो शक और गहरा होता है। जाहिर है, ये सरकारी अपारदर्शिता या जानकारी दबाने की कोशिश की तरफ इशारा करता है। तो कुल मिलाकर किताब का निष्कर्ष क्या है? क्या वो किसी नतीजे पर पहुंचती है? किताब सीधे तौर पर किसी को दोषी नहीं ठहराती या कोई एक थ्योरी साबित नहीं करती, लेकिन वो ये जरूर कहती है कि शास्त्री जी की मौत की परिस्थितियों को लेकर इतने ज्यादा अनसुलझे सवाल हैं, इतने विरोधाभास हैं कि उन पर शक करना लाजमी है। और जैसा किताब कहती है, अनगिनत लोग आज भी बेचैन हैं। शास्त्री जी की मृत्यु पर उठने वाली ये सवाल सिर्फ एक ऐतिहासिक रहस्य नहीं है। ये कहीं ना कहीं सत्ता की पारदर्शिता, पब्लिक रिकॉर्ड कीपिंग, इन सब की जिम्मेदारी पर भी सवाल उठाते हैं। उनकी मौत का रहस्य भले ही अनसुलझा रह गया हो, लेकिन उनकी जो विरासत है वो तो उनकी ईमानदारी, उनकी सादगी और उनके दृढ़ निश्चय की है। निश्चित रूप से उन्हें एक ऐसे नेता के तौर पर याद किया जाता है जो जमीन से जुड़ा था, आम आदमी से जुड़ा हुआ। उनमें गजब की आंतरिक शक्ति थी। जैसा उन्होंने खुद कहा था, बाहर से भले नर्म दिखते हों पर अंदर से चट्टान की तरह मजबूत थे। हाँ। और वो सच्चे अर्थों में धर्मनिरपेक्ष थे। उनका एक बहुत मशहूर कथन है। उन्होंने कहा था, हमारे देश की खासियत यह है कि हमारे यहाँ हिंदू, मुस्लिम, ईसाई, सिख, पारसी और दूसरे सभी धर्मों के लोग रहते हैं।
हमारे पास मंदिर हैं, मस्जिदें हैं, गुरुद्वारे हैं, चर्च हैं, लेकिन हम ये सब राजनीति में नहीं लाते। यही भारत और पाकिस्तान में फर्क है। क्या बात है। उन्हें सम्मान भी तो बहुत मिला। मरणोपरांत भारत रत्न दिया गया। हाँ, 1966 में उनके निधन के तुरंत बाद उन्हें मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया। उससे पहले 1965 में यूगोस्लाविया के बेलग्रेड शहर ने उन्हें अपनी मानद नागरिकता भी दी थी। और देश भर में उनके नाम पर संस्थान और स्मारक भी तो बहुत हैं। बिल्कुल, उनके सम्मान में देश भर में कई महत्वपूर्ण संस्थान हैं, सड़कें हैं, स्मारक हैं। दिल्ली में उनका समाधि स्थल है, विजय घाट। हाँ, विजय घाट। मसूरी में लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी है, LBSNA, जी जहां हमारे देश के IAS अफसर ट्रेन होते हैं। जी। लाल बहादुर शास्त्री इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट दिल्ली में है। वाराणसी हवाई अड्डे का नाम भी उन्हीं के नाम पर है। यहाँ तक कि ताशकंद में भी, जहाँ उनका निधन हुआ, एक भारतीय सांस्कृतिक केंद्र उन्हीं के नाम पर है। और दिल्ली का शास्त्री भवन तो है ही। फिल्मों और किताबों में भी उनका जिक्र आता रहा है। हाँ, उन पर कई डॉक्यूमेंट्रीज बनी है। मनोज कुमार की वो मशहूर फिल्म थी उपकार, जो जय जवान जय किसान के नारे से ही प्रेरित थी, वो उन्हें ही समर्पित थी। अच्छा, उपकार उन्हें समर्पित थी। हाँ, और हाल के सालों में द ताशकंद फाइल्स नाम की एक फिल्म भी आई, जो सीधे सीधे उनकी मौत के रहस्य पर ही केंद्रित थी। हालांकि वो काफी विवादास्पद भी रही। और टीवी सीरीज प्रधानमंत्री में भी उनके कार्यकाल को दिखाया गया है। तो अगर हम शास्त्री जी के कार्यकाल और जीवन को समेटना चाहें, तो मुख्य बातें क्या होंगी? मेरे ख्याल से हम कहेंगे कि वो एक ऐसे नेता थे जिन्होंने बहुत कम समय में देश पर एक बहुत गहरी छाप छोड़ी, राजनीति में ईमानदारी की एक मिसाल कायम की। सही। जय जवान जय किसान जैसा एक कालजयी नारा दिया। देश को खाद्य सुरक्षा की दिशा में आगे बढ़ाने के लिए हरित और श्वेत क्रांति की नींव रखी। और सबसे बढ़कर 1965 के मुश्किल युद्ध में देश को एक मजबूत और निर्णायक नेतृत्व दिया। बिल्कुल। उनकी उपलब्धियां और उनकी सत्यनिष्ठा वाकई प्रेरणादायक है। लेकिन जैसा हमने बात की, साथ ही उनकी मृत्यु से जुड़े वो अनुत्तरित प्रश्न आज भी हमारे सामने खड़े हैं। और शायद आप कह सकती हैं कि इन सवालों का बना रहना ही हमें याद दिलाता है कि सार्वजनिक जीवन में पारदर्शिता कितनी जरूरी है, और इतिहास को, खासकर अपने नायकों की स्मृतियों को, हमें कितनी सावधानी और ईमानदारी से सहेजने की जरूरत है। ये सवाल सिर्फ अतीत के नहीं है, ये हमारे वर्तमान और भविष्य के लिए भी अहमियत रखते हैं।